हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 है जैव अणु, और इस चैप्टर का हम लोग 50 MCQs देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब हम लोगों को सिर्फ 1 या 2 चैप्टर बचा है केमिस्ट्री में, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे फिजिक्स की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है। ये जो आरएनए और डीएनए है ये एक कायरल अणु है। इसकी कायरलता का कारण क्या है? इस क्वेश्चन में जो बोला गया है फर्स्ट में ही बताया गया कि ये जो दोनों है वो कायरल अणु है, लेकिन इसका कायरल अणु होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में डी शुगर अवयव, ऑप्शन बी में एल शुगर अवयव, ऑप्शन सी में है कायरल भस्म इकाई, ऑप्शन डी में कायरल फॉस्फेट ईस्टर इकाई। तो हम लोग को बताना है ये जो कायरल है इनके अंदर जो कायरलता आया है उसका कारण क्या है आरएनए और डीएनए में। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा डी शुगर अवयव। इनके कारण इसके अंदर आरएनए और डीएनए के अंदर कायरलता आया है। तो आरएनए और डीएनए कायरल अणु है, लेकिन ये डी शुगर अवयव के कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्वाधिक मधुर मान वाला कृत्रिम मधुरक है। ऑप्शन ए एस्पार्टम, ऑप्शन बी में एलिटेम, ऑप्शन सी में सुक्रालोस, ऑप्शन डी में सैक्रिन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा माधुर्य जो मान वाला कृत्रिम मधुरक है उसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा एलिटेम। ये जो है सबसे कृत्रिम मधुरक है, सबसे ज़्यादा मान वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में कौन सहायक पीराहारी है? जो पीड़ा को हरता है यानी हटाता है वो कौन है पीराहारी? ऑप्शन ए में एस्पिरिन, ऑप्शन बी में मॉर्फिन, ऑप्शन सी में है पैरासीटामोल, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो पीराहारी बोल सकते हैं, पीराहारी सहायक है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? और ये क्वेश्चन VVI है तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर शायद आप लोग को पता होगा, क्योंकि ये बेसिक 5, 6 या 4 से तो स्टार्ट हो ही जाता है कि किसके कारण से रतौंधी होता है, किसके कारण से बेरी बेरी होता है। तो इसके आंसर आप लोग को पता हो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन बी में विटामिन A, ऑप्शन सी में है विटामिन C, ऑप्शन डी में है विटामिन E। तो इसमें पूछा गया कि रतौंधी किसके कारण होता है, तो विटामिन A के कारण रतौंधी होता है। तो ऑप्शन हम लोग का सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो पहले हम लोग को पता करना होगा कि कौन है, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है तो ये सही है। ऑप्शन बी में क्लोरोमाइसिन, ये भी होता है एंटीबायोटिक। ऑप्शन सी में है पेनिसिलिन, ये भी होता है। ऑप्शन डी में है एम्पिसिलिन, जो कि ये नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी एम्पिसिलिन बॉन्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कौन एंटीबायोटिक होता तो हमारा A, B और C ये तीनों हो जाता सही जवाब। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये वाला सही होगा। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन बॉन्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? ये वही क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा पिरिमिडीन भस्म जो RNA में उपस्थित रहता है? इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि कौन सा पिरिमिडीन भस्म जो आरएनए में उपस्थित रहता है किंतु डीएनए में नहीं रहता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोग का? ऐसे ऐसे करके जाता है। 1 मिनट थोड़ा अच्छा से बनाते हैं।
ये ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग का बनता है, लेकिन आरएनए सिंगल रहता है। इसमें 2 चैन होते हैं, लेकिन आरएनए में सिंगल चैन होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा पिरामिडीन भस्म आरएनए में उपस्थित होता है, किंतु डीएनए में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है गाइमीन, थाइमीन, एडेनिन या फिर यूरिसिल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले हम लोग देखते हैं कि डीएनए में कौन उपस्थित होता है। तो डीएनए में गाइनिन होता है, थाइमीन भी होता है, एडेनिन भी होता है, लेकिन यूरासिल जो है वह केवल आरएनए में पाया जाता है। तो हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लोरोमीन टी है। क्लोरोमीन जो टी है वह क्या है? एंटी मलेरियल या फिर एनाल्जेसिक या फिर उपशामक या फिर एंटीसेप्टिक। तो जो क्लोरोमीन टी है वह एक तरह का क्या है? तो एक तरह का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी मलेरियल है, एक तरह का जो क्लोरोमीन टी है सो। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? शर्करा मतलब शुगर मान सकते हैं इसको, मीठी शुगर जो होती है सो। तो सबसे अत्यधिक पूछा गया इस क्वेश्चन में सुक्रोज, फैक्टोज, लैक्टोज या फिर लैक्टोज। तो क्या होगा? सुक्रोज होगा, फ्रैक्टोज होगा, मलेक्टोज होगा या फिर लैक्टोज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि सबसे अधिक मीठी शर्करा है, तो फ्रैक्टोज जो है वह सबसे अत्यधिक है, मतलब हद से भी ज़्यादा बोल सकते हैं। बाकी सुक्रोज, मैक्टोज या लैक्टोज ये में नॉर्मली है, लेकिन अधिक नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, किसी को पसंद करते हैं तो लाइक, मतलब उसको पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं तो लव, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हो तो बोलते हैं ना आई लव हिम, कुछ भी। लेकिन उसी प्रकार इसमें भी है, मतलब थोड़ा बहुत है वो सुक्रोज, मल्टोज या फिर लैक्टोज है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज में है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में कौन सा वसा में विलेय विटामिन है? इसमें बोला है कि वसा में जो विलेय विटामिन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में विटामिन बी12, ऑप्शन बी में विटामिन बी6, ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में विटामिन के। तो हम लोग को बताना है कि वसा में जो विलेय विटामिन है वह कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का विटामिन के, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनॉल जो होते हैं वो किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, मतलब किसके निर्माण में उसका यूज किया जाता है? फर्स्ट है बेकेलाइट, ऑप्शन बी में पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन सी में है नाइलॉन, ऑप्शन डी में पीवीसी। तो इसमें बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बेकेलाइट। बेकेलाइट इसका सही जवाब होगा। जब फिनॉल का निर्माण, फिनॉल जो है वह बेकेलाइट निर्माण में उपयोग किया जाता है, यानी प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलेय है, यानी वो घुलता नहीं है? कौन सा भाग है जो जल में घुलता नहीं है, विलेय नहीं है, मिक्सिंग नहीं है? तो इसका सोल्यूशन बताना है। ऑप्शन ए में एमालोपेक्टिन, ऑप्शन बी में एमिलोज, ऑप्शन सी में सेल्यूलोज, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि स्टार्च का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा जल में अविलेय है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए, इमेलोपेक्टिन। ये जो है जो ऐसा भाग है स्टार्च का जो जल में अविलेय है, नहीं घुल सकता। तो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है। डीएनए में भस्म युग्म बंधित रहता है। डीएनए में जो भस्म युग्म बंधित मतलब बंधा हुआ रहता है वो कौन सा पार्ट है? आयनिक बंधन से बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन बंधन से बना हुआ रहता है, या फास्फोरेट वर्क से बंधा हुआ रहता है, या फिर डीऑक्सीराइबोज वर्क से बना रहता है। तो डीएनए में ऐसा कौन सा भाग है जो बंधा रहता है? तो वो डीऑक्सीराइबोज से बंधा होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो है वो डीऑक्सीराइबोज से बना होता है। अगर यहीं पे आरएनए होता तो सिर्फ ऑक्सीराइबोज या राइबोज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डीएनए में पूछा गया तो ये डीऑक्सी होता। एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पे डीएनए इसलिए डीऑक्सी दिया गया है। अगर यहाँ पे आरएनए होता तो यहाँ पे राइबोज होता। तो यहाँ पे ये पूछा गया तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रोटीन एक बहुलक है। ग्लूकोज, टरथैलिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर ग्लाइकोल। तो प्रोटीन एक बहुलक है किसका? ये सब क्वेश्चन आप सबकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर हम ना बोले इम्पोर्टेंट है फिर भी आप इसे पढ़िए, रिवीजन के लिए पढ़िए, याद रखिए, उसको माइंड में सेटअप कीजिए। तो प्रोटीन एक बहुलक है किसका? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, अमीनो अम्ल का है। एक प्रोटीन जो एक बहुलक है वो अमीनो अम्ल का है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में कंजुगेटेड प्रोटीन है।
कंजुगेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोप्रोटीन, ऑप्शन बी में ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी में क्रोमोप्रोटीन, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसमें बताना है कंजुगेटेड जो प्रोटीन होता है वह कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोमोप्रोटीन, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोटीन नीला रंग देता है, और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन नीला रंग क्यों देता है? ऑप्शन ए बेनेडिक्ट प्रतिकारक के लिए कारण से, ऑप्शन बी में आयोडीन विलयन, ऑप्शन सी में नीन हाइड्रीन, ऑप्शन डी में ब्यूरेट। तो प्रोटीन जो नीला रंग देता है वो इसलिए देता है क्योंकि नीन हाइड्रीन होता है उसमें, इसलिए प्रोटीन जो होता है वो नीला रंग देता है। अगर नील हाइड्रेट नहीं होता तो उसके अलावा लाल, पीला, हरा, ब्लू कुछ भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे नीन हाइड्रीन आ गया इसलिए यहाँ पे नीला रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 17, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाला भस्म है। ऑप्शन ए में एनीन, ऑप्शन बी में यूरासिल, ऑप्शन सी में गुआनिन, ऑप्शन डी में साइटोसिन। तो ये आरएनए में पूछा गया है, तो आरएनए में क्या है? यूरासिल होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का बी राइट होगा। एक मिनट, ऑप्शन बी राइट होगा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आरएनए में यूरासिल होता है, पाया जाता है। बाकी ये जो है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये डीएनए में भी पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया था आरएनए के लिए, तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है यानी अविलय है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में नहीं घुल सकता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन B2। तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो हम लोग को बताना है। तो विटामिन डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से मिलता है। तो वो जल में अविलय है, वो जल में घुल ही नहीं सकता। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया था कि वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, क्योंकि सूरज के प्रकाश कभी जल में घुल सकता है, वो परछाई की तरह चल सकता है, वह मतलब पानी को गर्म कर सकता है अपने हीट से, लेकिन वो कभी घुल नहीं सकता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 है विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल या फिर पैरासीटामोल। तो क्या है हम लोग का विटामिन सी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी जो है वह एस्कोर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 20 है इंसुलिन एक हार्मोन है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है हार्मोन? तो इंसुलिन जो है वह एक प्रोटीन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 21 है वह विटामिन जिसमें मिनरल परमाणु है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें मिनरल परमाणु दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन दिए गए विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12, ऑप्शन डी में है विटामिन के। एक ऑप्शन 2 बार रिपीट है तो आप यहाँ पे सी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो जिसमें मिनरल परमाणु होता है ऐसा कौन सा विटामिन है? तो इसमें जो हो जाएगा सही जवाब विटामिन B12, इसमें जो है मिनरल परमाणु होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 22 है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? अभी तक हम लोग को पता करना था कि विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन B1 से क्या होता है, इसका कैसे मतलब इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग को रासायनिक नेम भी पता करना है। तो ऑप्शन ए में एस्कॉर्निक अम्ल, ऑप्शन बी में रिबोफ्लाविन, ऑप्शन सी में पाइरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी में थियामीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थियामीन। थियामीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में हार्मोन में आयोडीन है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एडिनालिन या फिर थाइरोक्सिन। तो हार्मोनल में जो आयोडीन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी, थाइरोक्सिन जो है वह हार्मोन में आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 24 है विटामिन B12 का रासायनिक नेम बताना है। तो ऑप्शन ए में है रिबोफ्लाविन, ऑप्शन बी में थियामीन, ऑप्शन सी में साइनोकोबालामीन, ऑप्शन डी में है पाइरिडॉक्सिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हम लोग को इसमें क्या पता करना है, विटामिन B12 का रासायनिक नेम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, साइनोकोबालामीन। ये जो है विटामिन B12 का रासायनिक नेम है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है विटामिन B6 का नाम क्या है? तो विटामिन B6 का नाम बताना है। इसे हम लोग रासायनिक नेम भी मान सकते हैं, क्योंकि विटामिन B6 एक नाम ही है, लेकिन इसका रासायनिक नेम साइंटिफिक नेम जो पूछा जा रहा है, जैसे बायोलॉजिकल नेम बहुत सारा होता है ना, कुछ जैसे जल को हम लोग मतलब अगर केमिस्ट्री में लेकर के चले तो H2O बोलते हैं, उसका रासायनिक अभिक्रिया बताया जाए तो H2O होता है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी बोला गया कि विटामिन सी का नाम बताना है। क्या नाम बताना है? रासायनिक नेम बताना है। तो ऑप्शन ए में है पाइडॉक्सिन, ऑप्शन बी में थियामीन, ऑप्शन सी में टोकोफेरॉन, ऑप्शन डी में रिबोफ्लाविन
फ्लाविन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ये जो है इसका रासायनिक नेम है किसका, विटामिन 6 का रासायनिक नेम। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन समर्थक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा H2NCHOCOOH। ये जो है ज्यूपिटर आयन बनाने में समर्थक है, यानी मतलब उसमें है ये समर्थक, मतलब बोल सकते हैं कि एक तरफ से वह सक्षम होता है, यानी वो कर सकता है ऐसा। असमर्थक मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन समर्थक मतलब ऐसा कर सकता है, ये मान करके चल सकते हैं समर्थक को। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है। तो पहले हम लोग को पता करना है कि बड़ा अणु कौन सा है, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि बड़ा अणु कौन सा नहीं है। तो आइए पहले पता करते हैं। फर्स्ट है डीएनए, जो कि ये बड़ा अणु है, तो ये सही है। ऑप्शन बी में है मंड, ये भी बड़ा अणु है, जो कि ये भी सही है। ऑप्शन सी में है पामीटेट। पामीटेट के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी में इंसुलिन, ये भी सही है। तो मतलब ये जो है वो तीन जो है वो एक बड़ा अणु है, लेकिन इसमें बताना था कौन नहीं है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बड़ा अणु नहीं है। तो पामीटेट जो है वह एक बड़ा अणु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। जैसे CH4 में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो वैसे ही इसमें भी बोला गया कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या बताना है। तो ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। जो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है वो होती है 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है। थाइमिन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल या फिर इंसुलिन। तो कार्बोहाइड्रेट पूछा गया इसमें, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का लैक्टोज। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डीएनए में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा विषम से जुड़ा होता है। डीएनए में 2 बंध होते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल। और आरएनए में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो डीएनए में बोला गया कि थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा किस विषम से जुड़ा होता है। ये जो 2 है वो किससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन ए में है एडेनिन, ऑप्शन बी में है साइटोसिन, ऑप्शन सी में है थाइमिन, ऑप्शन डी में है गुआनिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का एडेनिन। जो डीएनए में थाइमिन जो होती है वो 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा मतलब एडेनिन विषम से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एडेनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी में है पाइरिमिडीन भस्म, ऑप्शन सी में है न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन डी में फ्यूरिन भस्म। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। जो एडेनोसिन होते हैं वह न्यूक्लियोसाइड का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन पाइरिमिडीन भस्म नहीं है। तो पहले पता करते हैं कि कौन है, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए में है यूरासिल, जो कि एक पाइरिमिडीन भस्म है, तो ये सही है। ऑप्शन बी में साइटोसिन, ये भी है। ऑप्शन सी में थाइमिन, ये भी है। तो हम लोग का जो रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा गुआनिन। गुआनिन जो है वो पाइरिमिडीन भस्म नहीं है। तो मतलब गुआनिन जो पिरामिडीन भस्म नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 निम्नलिखित में शुगर में सबसे मीठा कौन है। मतलब शुगर में बहुत प्रकार से मीठा होते हैं, कुछ थोड़ा कुछ बड़ा, तो सबसे मीठा बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में लैक्टोज, ऑप्शन सी में सुक्रोज, ऑप्शन डी में फ्रैक्टोज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है शुगर में। क्वेश्चन नंबर 34 है, एंजाइम क्या है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या है, ये पिछले साल या फिर उससे पहले पूछा गया था। तो एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये उपयुक्त सभी है। और ये क्वेश्चन 5th 6th से तो स्टार्ट हो ही जाता है। 8 के बुक में भी दिया गया है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या उपयुक्त सभी में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो एंजाइम है एक प्रोटीन है, और ये 12th बायो में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आगे बढ़े तो ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विषम चक्रीय पार्श्व श्रृंखला निम्न में एमिनो अम्ल से होता है। ऑप्शन ए में है लाइसिन, ऑप्शन बी में है टाइरोसिन, ऑप्शन सी में प्रोलीन, ऑप्शन डी में है शेरिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, प्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, एंजाइम है। ऑप्शन ए में शरीर के ताप पर
अनुकूलतम क्रियाशील रखता है, यानी अनुकूलतम होगा यहाँ पे, अनुकूलतम क्रियाशील रखता है। ऑप्शन बी में है एमिनो अम्ल में से बनता है, एंजाइम अमीनो अम्ल से बनता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में ये सभी गुण रखता है। तो ये इसका जो हो जाएगा फर्स्ट वाला ही होगा, एंजाइम जो है शरीर के ताप पर अनुकूलतम क्रियाशील रखता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंजाइम जो मोनोसेक्राइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है, और ये सब सहायता एंजाइम करता है। अब देखते हैं कैसे करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टेज, जो कि ये गलत है। ऑप्शन बी में डाइस्टेज, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है एमाइलेज, ये भी गलत है। तो जो एंजाइम जो है वह जाइमेज से सहायता करता है अल्कोहल बनाने में। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक जीवीय उत्प्रेरक है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, एक एंजाइम, पेप्टाइड। तो एक जीवीय उत्प्रेरक क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में कौन सा ज्यूटर आयन का एक उदाहरण है? यूरिया, ग्लाइसिल, हाइड्रोक्लोराइड, अमीनो एसीटेट या फिर अल्फा एलानिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि ज्यूटर आयन का एक उदाहरण है, तो अल्फा एलानिन जो है वह ज्यूटर आयन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाता है? पहले पता करना चाहिए आप लोगों को कि विटामिन ए से होता क्या है। तो विटामिन ए से फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे विटामिन ए से क्या होता है, या फिर रतौंधी किसके कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण से होता है। तो अब इसमें पूछा गया कि विटामिन ए क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में एक एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी में रेटिनॉल, ऑप्शन सी में है कैल्सीफिलॉन, ऑप्शन डी में टोकोफिलॉन। तो इसमें रासायनिक नेम पूछा गया कि विटामिन ए तो एक नाम है, लेकिन रासायनिक में इसे रसायन का नाम कौन सा दिया गया है, तो ये बताना हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का बी, रेटिनॉल। विटामिन ए जो है वह रेटिनॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन 12 रखता है, विटामिन 12 क्या रखता है? एफ सेकेंड, CO थर्ड, Zn सेकेंड, Ca सेकेंड। तो जो विटामिन B12 है वह जो है वह CO थर्ड रखता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा जैव अणु असंक्रमण धातु आयन रखता है? विटामिन B12, पूर्ण हरित, हीमोग्लोबिन या फिर इंसुलिन। तो इसमें बताना है कि कौन सा जैव अणु है जो असंक्रमण अणु रखता है। तो वह पूर्ण हरित जो है वह असंक्रमण धातु आयन रखता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता, मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न कर सकता? एंजाइम, DNA, विटामिन, हार्मोन। तो पहले पता करते हैं क्या उत्पन्न कर सकता है। तो एंजाइम कहाँ से आता है? प्रोटीन से आता है। DNA जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं, विटामिन को छोड़ते हैं। हार्मोन जो कि इंसान में होते हैं वो समय के साथ बनते रहता है। तो बचा प्रोटीन, जो है मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता, क्योंकि प्रोटीन अलग अलग तरीके से मिलता है। कुछ फल फ्रूट से मिलता है, कुछ सूरज के प्रकाश से मिलते हैं, कुछ घी दूध ये सब से मिलते हैं। तो प्रोटीन कभी भी मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है। अब हम लोग को बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बस शर्करा फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन सा RNA में उपस्थित नहीं रहता है? तो यूरेसिल, रिबोज, थाइमिन या फिर फॉस्फेट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमिन। थाइमिन DNA में उपस्थित रहता है लेकिन RNA में नहीं रहता है, इसकी जगह पर यूरेसिल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लिक ओटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा या फिर फास्फेट समूह द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फॉस्फेट समूह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, DNA में परिपूरक बेस है। DNA में परिपूरक बेस क्या हो जाएगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एडेनिन व थाइमिन। एडेनिन, एक मिनट, ए रहता है तो टी रहता है, और ग्वानिन जी रहता है तो यू रहता है। तो ये DNA में पूरक बेस है, न कि मतलब ये इसका सही जवाब होगा। अब बाकी ये सब जो ऑप्शन है वो गलत है, यूरासिल और एडेनिन ये मैचिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उपापचय विधि में कौन सा अधिकतम ऊर्जा देता है?
तो प्रोटीन, विटामिन, लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, लिपिड। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में क्षारों में प्यूरिन व्युत्पन्न है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसमें बोला गया प्यूरिन उत्पन्न, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वानिन। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह विधि जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण आनुवांशिक सूचनाओं पर आधारित होती है क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन, संदेशवाहक या फिर ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें बोला कि वह विधि जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण आनुवांशिक रूप से सूचना पहुंचाते हैं एक दूसरे को, वह जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण द्वारा सूचना पहुंचाते हैं एक दूसरे को। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने सॉल्व कर पाए हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।